जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यानी नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर में। और सबसे पहले नाज़रीन जो हम बात करना चाहेंगे वो आज बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है और उस सर्कुलर में बैंक्स को तरगीब भी दी गई है और साथ ही साथ सज़ा का तरीक़ाकार भी बता दिया गया है। यानी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है और उसके तहत जो कर्ज़े दिए जाने हैं उसकी उसका हदफ मुकर्रर कर दिया गया है और उस हदफ के मुताबिक अगर बैंक्स जो हैं वो उस हदफ को पूरा कर लेते हैं तो फिर बैंक्स को जो है वो जो कैश रिज़र्व उनका होता है, जो एक ख़ास रकम होती है जो हर बैंक को कैश रिज़र्व रखना होती है, वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी उसकी जो एक मुकर्ररा हद है उस तक ये कैश रिज़र्व नहीं रखना पड़ेगा। और अगर बैंक्स जो हैं वो ये जो मुकर्ररा हदफ है कर्ज़ों की इसको पूरा नहीं कर पाते तो फिर कैश रिज़र्व की जो हद है वो पूरी रखनी पड़ेगी। इस सर्कुलर से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को क्या फ़ायदा होगा, आम जो सारिफीन हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको अगर अपना घर बनाना है तो उससे किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चीफ रिपोर्टर बिलाल हसन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, ये जो सर्कुलर इस वक्त यानी निकाला गया है स्टेट बैंक की तरफ से, तो इससे आम सारिफीन को क्या फ़ायदा हासिल होगा? जी डॉक्टर साहब, देखिए कि स्टेट बैंक ने जो हाउसिंग और तामीरात की फाइनेंसिंग के हवाले से आज एक सर्कुलर जारी किया, उसका फायदा ये है कि जो हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो कायम की गई इमरान खान साहब की हिदायत पे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो तामीरात की शोबे को बूम देने के लिए, बूस्ट देने के लिए जो इकदाम किए गए हैं उसको बैकअप देने के लिए, ताकि जो बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं या आम जो घर बनाना चाहते हैं उन्हें कर्ज की फराहमी में किसी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना ना हो। आमतौर पर हमारे यहाँ ये देखा गया है कि बड़े इदारों को तो बैंक्स जो है वो फौरी तौर पर कर्ज दे देते हैं, लेकिन जो एक आम सारिफ होता है जो मकान खरीदना चाहता है या मकान की रिपेयरिंग करना चाहता है या मकान कोई की तामीर करना चाहता है, उन्हें हाउसिंग स्कीम के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो काफी ज्यादा से ज्यादा जो है वो तवील जो उसकी तमाम कागजी सहूलियात होती है, तमाम चीजें करने के बाद जो है वो देते हैं। और उस पर भी जो है उस पर जो है वो इंटरेस्ट जो मार्कअप होता है वो तकरीबन जो है वो 12% से ऊपर ही होता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो स्कीम के लिए स्टेट बैंक को हिदायत जारी की गई, उस हिदायत के मुताबिक जो आज स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया उसके मुताबिक ये है कि बैंकों को उन्होंने उनकी अच्छी कारकर्दगी पे तरगीब भी दी है और उनको कारकर्दगी की बदतर होने पे उन्हें सजा की तजवीज दी गई। यानी कि अगर जो एक टारगेट है, टारगेट के मुतालिक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया अपने सर्कुलर में, लेकिन अगर एक टारगेट है, इस टारगेट के तहत अगर कोई भी बैंक उतना कर्ज दे देता है तो यकीनी तौर पे स्टेट बैंक में जो यौमिया तौर पर 3% के करीब जो है वो नकद रकम रखी जाती है। उस नकद रकम में जितना ज्यादा वो कर्ज देगा उसके हिसाब से उसको उसमें कमी कर दी जाएगी, यानी उसको तरगीब दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बैंक हद से ज्यादा जो एक टारगेट है उस पर वो नाकाम रहता है तो यकीनी तौर पर जो है स्टेट बैंक ने जितने फीसद वो नाकाम रहा है उतने फीसद यानी कि 3% से ऊपर जो है मजीद रकम उसे स्टेट बैंक में रखनी होगी। और यहाँ पर ये वाज़ेह तौर पर बता दें कि जो बैंक पैसे रखते हैं स्टेट बैंक में उन पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो लिहाजा ये सारे जो है बैंकों के लिए जो एक नुकसान का सौदा होता है। तो जो सजा दी गई है वो सजा यही दी गई है कि अगर आपने एक मखसूस हद है उस हद से कम अगर दी तो यकीनी तौर पर उसी जितना परसेंटेज उसका बनता है उतनी ही परसेंटेज के हिसाब से आपको मजीद रकम इजाफी स्टेट बैंक में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या इस स्कीम के तहत कर्जे जो हैं वो सस्ते होंगे, यानी रेट ऑफ मार्कअप कम होगा या उतना ही होगा जितना माजी में भी दिया जाता रहा है? देखिए कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था वो 6% पे ऐलान किया था। 6% पे जो मार्कअप पे जो है हाउसिंग की जो कर्ज थे उसको देने की बात की गई थी, जबकि 7% हमारे पास जो है वो सूद की शरह स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो अनाउंस हुई है। लेकिन चूंकि हाउसिंग की इंडस्ट्री को बूम देने के लिए, बूस्ट देने के लिए उन्होंने 6% जो है उन्होंने शरह सूद जो है वो बरकरार रखी। तो यकीनी तौर पर 6% सूद का मतलब ये हुआ कि अगर निजी बैंक उसको किसी को अगर कर्ज देते हैं तो वो उसमें से 2 से 3% जो है वो उसमें इजाफा करेंगे और 9 से 10% पे जाकर जो है लोगों को जो है वो कर्ज मिल सकता है। जबकि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन
कॉरपोरेशन भी जो सूद लेती है वो सूद भी जाके तकरीबन 12 से 13% से ऊपर जाता है। तो लिहाजा इस हवाले से 4 से 5% में जो है वो आवाम को जो है इसके फवायद मिल सकते हैं। जी अच्छा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है वो उसके तहत रजिस्ट्रेशन की जो मुद्दत है या जो उसकी लास्ट डेट है उसमें तौसी का मुतालबा किया गया है आज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के एक सेमिनार में। तो ये इसकी लास्ट डेट क्या है और अब इसमें 31 दिसंबर का ये जो इसको बढ़ाने का मुतालबा किया गया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, आज स्टेट बैंक का सर्कुलर आया उसमें भी इस बात की जो तौसी दी गई है, जो ये तरगीब दी गई है और सजा दी गई है वो 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है। तो लिहाजा आज आबाद में जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड चेयरमैन ने जो नए चेयरमैन आए इनके फैयाज इल्तियाज साहब ने जो आज तकरीर की है उसमें भी उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन की मुद्दत जो थी वो इस महीने की मतलब दिसंबर में खत्म हो रही थी उसमें तौसी देके उन्होंने कहा कि इसे 30 दिसंबर 2021 तक जो 31 दिसंबर 2021 तक की जाए। तो लिहाजा एक साल की बढ़ाने की बात की है, जबकि स्टेट बैंक ने भी जो अपने जो आज तरगीबी लेटर दी है उसमें भी जो उन्होंने बैंकों को हिदायत की है कि तमाम जो टारगेट को पूरा करना है वो 31 दिसंबर 2021 तक। तो इसी की तनाज़े में रहते हुए जो है आज आबाद के चेयरमैन फैयाज इलियास ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत में जो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी स्कीम है इसमें बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए या डेवलपर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए जो है 31 दिसंबर 2021 तक की जो है मुद्दत दी जाए। तो लिहाजा एक साल की मुद्दत को बढ़ाने का उन्होंने मुतालबा किया है इसी हवाले से। जी अच्छा, ये जो स्कीम है इसके तहत क्या जो लोग बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे उनसे कोई पूछगिछ नहीं की जाएगी कि ये पैसा कहां से आया है, क्या हुआ? जी बिल्कुल, इसमें ये एक तरह से एमनेस्टी स्कीम है। ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो सिर्फ जो है वो हाउसिंग के लिए दी है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो कि इस साल के अवाइल में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऐलान किया था उसके तहत ये है कि ये एमनेस्टी दी गई है। एमनेस्टी ये दी गई है कि आप अपना जो भी काला धन है वो लाकर अगर हाउसिंग स्कीम में लगाते हैं, हाउसिंग सेक्टर में लगाते हैं तो हुकूमत आपसे ज़राए आमदन नहीं पूछेगी। तो ये वाज़े तौर पे जो है ये वज़ारत खजाना ने भी जो है इसे इजाजत दी और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की 31 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक उन्होंने एफएटीएफ वालों को भी जो है उन्होंने इस बात की IMF से भी उन्होंने इजाजत ली है कि 31 दिसंबर 2021 तक इसमें जो भी इनकम जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके जराए आमदनी नहीं पूछी जाएगी। तो इसी हवाले से जो माहिरीन का कहना है कि इसके हवाले से जो अगर जराए आमदनी नहीं पूछी जाती तो यकीनी तौर पे जो एक वसी मकदार में जो काला धन है वो यकीनी तौर पे इस सेक्टर में जब इन्वेस्ट होगा तो जराए रोजगार भी पैदा होंगे और साथ साथ जो है इससे तामीराती सनत से जो एलाइट तकरीबन 73 से 75 जो एलाइट सनतें हैं वो भी तरक्की करेंगी। तो यकीनी तौर पर मुल्क में की माशी तरक्की जो है उसका ग्रोथ जो है उसमें इजाफा होगा। जी बिलाल हसन, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो स्कीमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत शुरू की जाएंगी उनकी कंप्लीशन की कोई मुद्दत रखी जाएगी कि वो एक ख़ास मुद्दत में कंप्लीट हो जाएं? क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर्स की जानिब से शुरू किए जाते हैं कहा तो जाता है कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 5 साल 6 साल और 7 साल तक वो प्रोजेक्ट्स तामीरात के मरहले से ही गुजरते रहते हैं। जी देखें, इसमें भी जो आज सेमिनार हुआ आबाद का उसमें भी वाज़ेह तौर पे इस बात की वो कही गई है कि 17 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की जो ये तो डेट दी गई थी कि उस वक्त तक रजिस्ट्रेशन होगी जिसमें उन्होंने इसको एक्सटेंड करने का मुतालबा किया। इसके अलावा ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि इसमें जैसा बिल्डर अगर कोई स्कीम जो है वो हुकूमती किसी इदारे को देता है इसकी मंजूरी के लिए, खासतौर पर SBCA, और SBCA का अदारा जिस तरह के हमारे यहाँ उसकी कारकर्दगी है वो मेरे ख्याल है कि इसमें अभी बताने की जरूरत नहीं है, तो जिस तरह वो ताखिरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि ठीक है अगर SBCA में प्लान चला जाता है और प्लान में अगर मंजूरी में अगर होती है तो फिर भी जो है वो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो उसे रजिस्टर्ड कर लेगी और उसके बाद जो है अगर मुकर्ररा मुद्दत जो मुद्दत दी जाएगी, जो प्लान की जो प्रोजेक्ट की तकमील की जो मुद्दत दी जाएगी उस मुकर्ररा मुद्दत से तकरीबन जो है 50% काम अगर मुकम्मल नहीं होता, अगर 2 साल की दी गई मुद्दत 3 साल की उसमें अगर 50% अगर काम मुकम्मल नहीं होता तो उस स्कीम को पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि इस बिल्डर को यह सजा दी जाएगी कि उसको उस जो भी उसे मराद दी जाएगी, जो भी उसे इसकी जो आसानियां फराहम होगी वो उसे छीन जाएंगी और उसका प्रोजेक्ट भी जो 50% मुकर्रर मुद्दत तक अगर तकमील नहीं होता तो यकीनी तौर पर वो भी खारिज हो जाएगा। जी अच्छा, यानी ये जो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे
तो बिलाल हसन, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो हर किस्म की कन्वर्जन पर भी इस वक्त पाबंदी है। यानी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो है जो कि चाहे वो कमर्शियल गजटेड कमर्शियल रोड पे भी अगर मौजूद हो, लेकिन अगर पहले से कमर्शियल नहीं हो तो अब कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जब एक तरफ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी शुरू की जा रही है, दूसरी जानिब स्टेट बैंक भी बैंकों को तरगीब दे रहा है कि वो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन्स दें, तो क्या ऐसी सूरत में ये पॉसिबल हो पाएगा कि कराची शहर में तामीरात हो सकें एक अच्छी रफ्तार के साथ? देखिए जी, रफ्तार की बात जहां तक है तो रफ्तार जो है, अभी भी जो हमारी बिल्डर्स से बात हुई थी तो उनका कहना ये है कि बिल्डर्स को इसमें बड़ा चार्म नजर आ रहा है। जो भी मराद दी जा रही हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की जानिब से जो भी इनको सपोर्ट दी जा रही है, इसके अलावा वन विंडो ऑपरेशन होगा। वन विंडो ऑपरेशन में ये है कि उसमें तमाम जो इजाजतनामे हैं जमीन की मलकियत के अलावा भी प्लान की प्रोजेक्ट की सारी चीजों का, तो उनको वन विंडो ऑपरेशन की कहा गया है। अब अगर सवाल यह है कि अगर ये तमाम इदारे इनके साथ जो कि हुकूमत ने ऐलान किया है उनके साथ अगर वो तरह कोऑपरेट नहीं करते तो यकीनी तौर पे जो बिल्डर है वो बिल्डर की जो काम की रफ्तार है वो सुस्त होगी और यकीनी तौर पे वो लिहाजा अभी तक जो यकीन दहानी की गई है। और सबसे जो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि वफाक के साथ साथ जो है वो सूबाई हुकूमत भी एक पेज पे है तामीराती सनत को जो है वो आगे बढ़ाने में। इसी हवाले से उन्होंने SBR से सेल्स टैक्स के हवाले से भी उन्होंने उसमें छूट दी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे दीगर मराद भी दिए सिंध हुकूमत ने भी। तो सवाल है कि अगर इदारे अगर उनके साथ जिस तरह के हुकूमत ने वादे किए हैं उस तरह अगर वो चलते हैं तो यकीनी तौर पे जो है काम की रफ्तार तेज होगी। इसलिए कि नॉर्दर्न बाईपास पे और जहां पर के बहुत सारे गैराबाद इलाके हैं कराची के, सिंध के, वहां पर जो है गवर्नमेंट उनको मालकाना हुकूक के साथ बिल्डर्स को जो है जमीनें दे रही है। अगर ये देने का अमल तरीके के साथ जारी रहता है तो यकीनी तौर पर बिल्डर जो है वो अपनी रफ्तार को जो है जो अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसे 1.5 साल में पूरा करने की कोशिश करेगा ताकि उसके अपनी जो बचत है मुनाफा वो पूरा हो सके। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी तक जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि हमारे यहाँ एक बिल्डर जो है 5 साल का प्रोजेक्ट बनाता है और 15 साल में जाके वो हैंडओवर होता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें चूंकि वफाक और सूबा एक पेज पे है तो यकीनी तौर पे एक मॉनिटरी पॉलिसी होगी, एक मॉनिटरिंग टीम होगी। वो टीम जो है वो इसको जज करेगी और बिल्डर भी मजबूर होगा इस बात पे कि वो जो उसने मुद्दत दी है उस मुद्दत के अंदर अंदर जो है उसको काम को तेज करके जो है वो पूरा करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने हमारे प्रोग्राम में बीपर के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम मराद दी जा रही हैं ख़ास तौर पे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ज़रिए भी और अब स्टेट बैंक की जानिब से भी तमाम बैंकों को ये सर्कुलर दे दिया गया है कि वो यानी जो आम सारिफीन हैं उनको तरगीब दें कि वो अपना मकान या अपना घर हासिल करने के लिए कर्ज़ ले सकते हैं और फिर अगर वो एक मुकर्ररा हदफ हासिल नहीं करते तो फिर उन्हें एक सज़ा का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या इससे आम सारिफीन को फ़ायदा पहुंचेगा? जो एंड यूज़र है क्या वो इससे मुस्तफ़ीद हो पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद में आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और इस सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास साहब का ये कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है उसमें तोसी कर देनी चाहिए और साथ ही साथ जो डेट ऑफ कंप्लीशन है प्रोजेक्ट्स की उसमें भी तोसी कर देनी चाहिए ताकि आम लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद चेयरमैन आबाद इलेक्ट होने पे, और चूंकि आप पहली दफ़ा आज इस चेयरमैन आबाद इलेक्ट होने के बाद हमारे प्रोग्राम में ऑन बीपर हैं तो इस वजह से आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, आपने इसमें बदल दिया मुझे और थैंक्स फॉर द कांग्रेचुलेशन। जी सर। अच्छा सर, आज ये जो सेमिनार हुआ है आबाद में और इसमें जो मुतालबा किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत उसमें जो है इजाफा किया जाए यानी उसकी डेट में, तो सर उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आबाद की जानिब से? डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस
पैकेज जो है, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज जो नैपडा के हवाले से जो उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया है और स्पेशल पैकेज फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो उन्होंने दिया है, मैं इसकी तारीफ करूंगा कि ये प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब का एक विजनरी पैकेज है और इनका एक विजन है फॉर द इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए। जैसे कि ये आप जानते हैं ये इंडस्ट्री है, इससे मुंसलिक 60 से ज्यादा जायद जो है वो मुंसलिक है और ये इंडस्ट्री अगर काम करती है तो आगे 60 इंडस्ट्री का पहिया भी इसके साथ चलता है और एक बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन चेंज होगा, एक ब्रेक थ्रू होगा फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड आई बिलीव कि ये पूरा गेम चेंजर है फॉर द इकोनॉमी एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि ये तौसी डेट के लिए तारीख में है, तो अभी आज का जैसे हमने प्रोग्राम का जो इनेकाद किया था वो स्पेशल पैकेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर साहब कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के हवाले से, उस पैकेज में बेसिकली कुछ चीजें जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम चाह रहे थे कि एफबीआर ने एक लास्ट वीक में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, हमें इनवाइट किया था, तो हमने उनको एक प्रेजेंटेशन के लिए कि हमें तमाम वो मेंबरान आबाद से जो मुंसलिक हैं उनको इनवाइट किया है और इनको तमाम वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरली हमें लेट पहुंचती है तो वो फौरी तौर पे वो इनको एजुकेट हो सके इस मामले में और ज्यादा से ज्यादा इस रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सके फॉर स्पेशल पैकेज फॉर द कंस्ट्रक्शन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। तो अभी जैसे कुछ लर्निंग प्रोसेस में भी हम इसमें गुजर रहे हैं और साथ साथ हम रजिस्ट्रेशन में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है, बट इसकी जो टाइमलाइन है वो बड़ी शॉर्ट है। जब ये नैपडा के हवाले से एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो ये पैकेज मंथ ऑफ अप्रैल दिया गया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो उस वक्त भी हम एक जो है कोविड से गुजर रहे थे, तो एक बड़ा एक टाइम पीरियड था जो उसमें हमारा वेस्ट हुआ। नाउ वी आर इनटू द बिजनेस, अच्छा एक साइकिल में है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज हो। हमारी रिक्वेस्ट थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसमें तौसी की जो गुंजाइश हो तो इसमें एक्सटेंशन दी जाए, जो कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी है और जो इसके अलावा जो कंप्लीशन टाइम पीरियड जो है वो फॉर द ग्रे स्ट्रक्चर वो है 2022 सितंबर तक की जो टाइमलाइन है उसमें भी तौसी की जाए। अच्छा, तो सर मुझे बताइएगा कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसके तहत क्या सारिफीन को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा? कुछ घर अपना हासिल करना आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा? ये इसके असरात जो हैं वो लोगों तक कब तक पहुंच सकेंगे सर? देखिए ये स्कीम जो है हाउसिंग स्कीम, ये बेसिकली जो उसके सम्राट तो अल्टीमेटली ये जनरल पब्लिक तक भी जाने हैं, आवाम तक ही जाने हैं और ये लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो यूनिट की कॉस्ट है वो उसी तबके के लिए जिनकी अफोर्डेबिलिटी या जिनको घरों की जरूरत है, जिसमें 30 लाख रुपए से एक मिनिमम जो प्राइस है रेंज है, वहां अगर 30 लाख से या 35 लाख की प्राइस रेंज में आप घर ऑफर करते हैं, जिसमें अगर जनरली देखा जाए तो इसमें एज अ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारा जो काम है वो बहुत मिनिमम मार्जिन के साथ इसमें काम है, बट एक साइकिल ऑफ डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम होगा, एक बड़े उसमें काम होगा, तो जिसमें ये तमाम इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा इसमें। अब कुछ इन प्रोसेस चीजें हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हैं, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से है, कुछ अरेंजमेंट्स ऑफ लैंड्स के हवाले से है, कुछ प्राइवेट लैंड्स जैसे प्राइवेट लैंड बैंक्स हैं तो उसमें भी हमारी तजवीज थी कि उनको भी कंसिडर किया जाए कि अगर गवर्नमेंट लैंड के साथ गवर्नमेंट जो है वो नैपडर्स में जो लैंड दे रही है उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेट लैंड बैंक से तो उनको भी इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि उस पर भी कोई पॉलिसी वाले इसमें हो तो उसमें काम करने में और आसानी हो सके। सर मुझे ये बताइएगा कि यानी कराची शहर की जब बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इसकी हाइट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए बल्कि विड्थ इंक्रीज हो जाए, यानी रगबा बढ़ता चला जाए और बेहतर यह है कि इसकी हाइट ना बढ़ाई जाए। आप क्या समझते हैं सर कि क्या जो आजकल मॉडर्न शहर जो बसाए जाते हैं तो सर ज़्यादा तो कोशिश यही की जाती है कि चाहे उस शहर की हाइट ज़्यादा हो, यानी स्काई स्क्रैपर्स बने हुए हों लेकिन डिस्टेंसेस कम हो। आपकी क्या राय है सर इस हवाले से? देखिए इसमें मेरी राय जो है दोनों कैप से है
कराची शहर है दुनिया के 5वें बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। और आज इसकी हम पॉपुलेशन देखते हैं तो तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा इसमें पॉपुलेशन है इसकी तकरीबन। उस लिहाज से हमें रिक्वायरमेंट और हमारी जरूरत जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लिहाज से है। बट इसमें एक अनफॉर्चुनेटली ये है कि हाई राइज के हवाले से कोई जो बायलॉज तो मौजूद हैं, बट उसमें मैं समझता हूँ कि खासतौर पे कराची में या सिंध पूरे में और ओवरऑल पाकिस्तान में जो बायलॉज है उसमें चेंजिंग्स की जरूरत है, उसको अपग्रेड होने की जरूरत है। उसके ऊपर कंसिडरेशन होनी चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान के दूसरे सूबे हैं उन्होंने अपने आप को जो है बायलॉज को अपग्रेड किया जा रहा है फॉर द वर्टिकल डेवलपमेंट्स के लिए, और इसमें जो इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है, जैसे कि इसमें एक मिसाल मैं आपको दूंगा, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने अपने मास्टर प्लान के तहत जो हाई राइज को प्रमोट करते हैं, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करते हैं। सिमिलरली कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट्स में भी इस पे बायलॉज पे काम हो रहा है जो कि तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे है। कराची की हम बात करते हैं तो वर्टिकल में अभी हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में अभी हमारे पास बायलॉज तो 2002 में जो फाइनलाइज हुए थे उसमें जो है तकरीबन काफी साल गुजर गए हैं, तकरीबन 18 साल, लेकिन उन पे अभी मजीद इम्प्रूवमेंट नहीं लाई गई है, जो कि बहुत शदीद जरूरत है कि उसमें रीजन मतलब बनाए जाए, पॉकेट्स बनाए जाए और उसमें हाई डेंसिटी के ऊपर जिसमें है अप्रूवल मिलने चाहिए, रेशियोज जो है बिल्डिंग रेशियोज है उस पर जो है इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। और सिमिलरली एट द सेम टाइम जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, देखिए हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो हम उसकी बात करते हैं, उस तबके की बात करते हैं कि जिनको सस्ते घर हम दे सकें, सस्ती जमीन दे सकें, उसमें घर बना के हम दे सकें जो कि अफोर्डेबल हो, और उसमें उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वहां पे हमें ये इश्यूज जो फेस करना पड़ता है, जो हमारे आबाद के डेवलपर्स हैं, बिल्डर हजरात हैं, वहाँ पे हम स्कीम बनाते हैं, स्कीम डेवलप करते हैं, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो हमारी इंटरनल डेवलपमेंट है वो भी जो है बाय द टाइम वेस्ट हो जाती है। तो मैं इसके लिए सिंध गवर्नमेंट से भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी है, दरख्वास्त कीजिए जो वो एरियाज हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो स्कीम्स में मौजूद है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए ताकि हॉरिजॉन्टल जो डेवलपमेंट है वो स्कीम भी इस पर भी काम किया जा सके। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि SBCA के हवाले से कमेटी भी बना दी गई है जिसमें जाहिर सी बात है एज चेयरमैन आबाद जो हैं आप भी उसके यानी ख़ास तौर पे अगर वाइस प्रेसिडेंट या जो सेकंड मोस्ट वो है उस वो पोस्ट आपके पास भी है, प्लस इसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लोग भी डाले गए हैं, पाकिस्तान आर्किटेक्ट्स वाले जो हैं उनको भी डाला गया है। सर इस कमेटी के बनने के बाद से क्या SBCA की जानिब से जो अप्रूवल्स में लेट पहले ताख़ीर हो जाती थी और दूसरी चीज़ें हो जाती थी, कुछ आसानियाँ हुई हैं या अभी भी काम उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चला करता था? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल SBCA की जो अप्रूवल्स के हवाले से है, इस वक्त तो ऐसी सिचुएशन है कि किसी किस्म की कोई अप्रूवल दी नहीं जा रही है। तो सैकड़ों केसेस जो है वो उस वक्त SBCA में पेंडिंग है, और उस पे जो काम होना चाहिए, जिस तरह से वन विंडो के तहत काम होना चाहिए या वन विंडो से पहले जो केसेस जो सबमिट है उस पे काम होना चाहिए, वो इस वक्त बिल्कुल भी उस पे काम नहीं हो रहा, कोई अप्रूवल नहीं दी जा रही। जो टाइमली उस पर रिक्वायर्ड अप्रूवल की जो वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल्स है उसमें एक बड़ा टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है, और यही एक रीजन है कि इस वक्त कोई काम कंस्ट्रक्शन अप्रूवल ना मिलने की वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च नहीं किए जा रहे, कोई आगे चीजें नहीं बढ़ रही हैं। जहाँ तक बात इस कमेटी के हवाले से कुछ हमारी रिजर्वेशन है इस हवाले से। चेयरमैन आबाद जो है उसमें एज अ वाइस चेयरमैन है इस कमेटी के जी, और इसको वाइस चेयरमैन इसमें पार्टिसिपेशन है। इसमें जो पिकेटी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान इसमें है, और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान है इसमें तमाम टेक्निकल, इसके अलावा और भी नुमाइंदे इसमें है, और सेक्रेटरी जो है इन्वेस्टमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट वो उसको चेयर करते हैं जी। तो ये लास्ट तो हमारी जो मीटिंग थी वो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, और मजीद इसमें कमेटी फॉर्मेशन की भी है जो कि नया पाकिस्तान और स्पेशली खास तौर पे जो इसमें है जो वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो काम होने हैं जी जी, उसके लिए कुछ आर्किटेक्चरल वेटिंग आर्किटेक्ट्स की जो लिस्टिंग है उसके लिए कमेटी फॉर्म हुई है,
जिसमें जल्द से जल्द पास किया जाएगा, उसके लेजिस्लेशन होगी, रूल्स बनाए जाएंगे उसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं कि ये जो मसाइल हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, इनको भी जल्द एड्रेस करके हल किया जाएगा, ताकि आम लोग जो ये ख्वाब देखते हैं कि वो अपना घर बना सकें तो उनके ख्वाब की ताबीर भी हो सके। बहरहाल नाज़रीन, ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, ख़ास तौर पे एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से इसमें बड़ा काम किया गया है। यानी बाकायदा इस स्कीम के लिए जो है वो काफ़ी मीटिंग्स हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, और फिर ये स्कीम बनाई गई कि किस तरह से एक तो जो, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है उससे रिलेटेड 70 से 75 मज़ीद ऐसी सनतें होती हैं जो जिनका दारोमदार जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे होता है। यानी अगर कराची में तामीरात की सनत जो है वो तरक्की करती है तो सिर्फ तामीरात ही नहीं बल्कि उससे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सनतें जो हैं वो भी परवान चढ़ती हैं। इस हवाले से काफ़ी मीटिंग्स की गई और फिर ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसे लॉन्च किया गया और इसमें रिलैक्सेशन दी गई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को कि अगर वो अपना ऐसा पैसा जो शायद उन्होंने पहले डिक्लेयर ना किया हो, ज़रूरी नहीं है हम इसको काला धन या काला पैसा नहीं कह सकते, बहुत से लोग अपने बहुत सारे पैसे डिक्लेयर नहीं भी करते, तो उनको एक रिलैक्सेशन दी गई ताकि ये तरगीब मिले और फिर कराची में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकें। बहरहाल इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में क्या जो तोसी है वो हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर थैंक यू जी। सर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब ये कंस्ट्रक्शन और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस स्कीम में तोसी हो जाएगी, आप उम्मीद रखते हैं कि इसको तो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट में तोसी कर दी जाएगी जो प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन की डेट है? हाँ बिल्कुल। देखिए रजिस्ट्रेशन डेट तो असल में इशू नहीं है, वो तो होनी चाहिए। यहाँ पे लाखों घर बनने और ये तो मंशूर का हिस्सा था कि हमने कराची पाकिस्तान के अंदर जो है जो शॉर्टेज है हाउसेस की वो पूरी करनी है और घर बनाने हैं और वो घर जो कि गरीब लोग अपना ओन कर सकें, जो अभी तक अपना घर नहीं बना सके। अच्छा तो सर इसकी यानी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है आप क्या समझते हैं इससे आम सारिफीन जो है, आम आवाम जो है उसको किस तरह फायदा पहुंचेगा? देखिए बेसिकली तो ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग होती है ये होती मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए है, खास तौर पे जो वाइट कॉलर या जो यंग कपल्स होते हैं, जो लोग जो है पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं ताकि उनका एक घर बन जाए, तो उनके लिए ही होता है। और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जिस तरह लोगों को सेहत, एजुकेशन, रोटी और उसी तरह मकान भी उतना ही जरूरी होता है एक लाइवलीहुड के लिए। तो ये और ना सिर्फ ये बल्कि अभी कोविड सिनारियो में जो इकोनॉमिक कंडीशन हुई है पूरी दुनिया में हुई है, तो हर मुल्क ने पैकेजेस निकाले बिलियंस एंड बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो बैंकों के जरिए इनकरेज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब कंस्ट्रक्शन होती है तो डजन्स के हिसाब से मोर देन 70 इंडस्ट्रीज हैं जिनका सामान यूज होता है और हर किस्म की लेबर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसको नौकरियां मिलती हैं और काम होता है। सो ये बहुत जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फाल किया जाए। इसी वजह से पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, अप्रूव हो गया है। उनके लिए जो लोन्स हैं, पहले जमाने में आपको याद होगा लोग जो है वो एडवर्टाइज करते थे, बुकिंग्स होती थी, फिर लोगों के पैसों से डेवलपर्स बिल्डिंगें बनाते थे क्योंकि उनका कोई फाइनेंसिंग का एक मैकेनिज्म नहीं होता था। अब ये जो इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है तो इस इंडस्ट्री को बैंक्स इजीली फाइनेंस कर सकेंगे और लोग जो हैं वो इजी अकसात में 20 साल में 25 साल में वो पेमेंट कर सकेंगे और मकान के ओनर बन सकेंगे, अपने मकान के मालिक बन सकेंगे। सर क्या इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सिर्फ स्मॉल हाउसेज ही बनाए जाएंगे या
यानी आवाम को ये कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोजेक्ट है और वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें छोटे घर या आम लोगों की पहुंच तक वो घर होंगे? ये बता दीजिएगा सर। देखिए, बेसिकली जो ज्यादातर नए पाकिस्तान हाउसिंग की स्कीम के घर हैं वो एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वैल्यू, सर्टेन स्क्वायर फुट साइज के हैं। लेकिन जो स्टेट बैंक ने बैंकों को जो है वो कहा है कि वो लोगों को लोन्स दें, उसके अंदर वो पॉलिसी ऐसी है जिसमें जितना वो हाउसिंग फाइनेंस देंगे उतना ही उनके कैश रिजर्व जो हैं, जो कि वैसे बेकार पड़े होते हैं, जिस पैसे में उनको इनकम नहीं होती, वो कैश रिजर्व उनके कम हो सकेंगे। सो बैंक भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर देगा, लोगों के पास उनके घर बन जाएं और बैंक को भी इनकम मिल जाएगी और एट द सेम टाइम लोगों को भी घर मिल जाएगा। एट द सेम टाइम बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। सो ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। लेकिन बैंक चूंकि इसमें प्राइवेट बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो हेल्दी और जो अच्छे उनके लोन पे बैक की जिनके पास ज्यादा सख्त होगी उन लोगों को इनकरेज करेंगे, और जो नेशनल बैंक है और हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कमीशन है वो फिर वो इट विल गो फॉर एवरीबॉडी। सर मुझे बता दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर जो है चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा? अगर कोई बिल्डर मराद तो सारी ले लेता है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में, यानी उसको सारे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, कोई पूछ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना स्टार्ट कर सकते हैं, और सर फिर वो अगर आवाम को महंगे घर या महंगे अपार्टमेंट्स जो है वो ऑफर करता है, तो ये चेक एंड बैलेंस कैसे होगा कि एक तरफ एक स्कीम में ये प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर कराया गया और उसके बाद आवाम से पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है, जहाँ पे भी हाउसिंग इंडस्ट्री में बैंक का फाइनेंस आता है वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाती है। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट हो ऐसा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर जाना शुरू हो जाएं कि गरीब आदमी के लिए और डिफिकल्ट हो जाए फ्यूचर में घर लेना। लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस पूरे सिस्टम को ऐसे रेगुलेट करे कि लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स जो सिर्फ इस काम के लिए आते हैं कि वो होर्डिंग करें और उससे पैसा अपना डबल करें और चले जाएं, उन लोगों को डिस्करेज किया जाए और बैंक जो है उन लोगों को लोन दे जो पहली बार घर ले रहे हैं। ठीक है सर। जिस तरह बर्तानिया में होता है कि यंग कपल्स को या जिनका पहला घर हो उन लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं कि उनको लोन इजीली मिल जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हुनैत लाकानी साहब, सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।